ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में भाग फर्स्ट देखेंगे जिसमें भारत का संवैधानिक इतिहास देखेंगे। लेवल फर्स्ट, इसमें प्रश्न दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट में क्या प्रावधान था? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% संख्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, गरम दल और नरम दल के बीच में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में। ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में और पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 ईस्वी में रावी नदी किनारे ली गई थी। ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा, ए वाला। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और सांप्रदायिक अधिनिर्णय यह क्या है? यह जो है 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, फारसी और अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए यह अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका सपोर्ट किया था कि ये अवार्ड आना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इसी पर महात्मा गांधी और जो है B.R. अम्बेडकर के बीच में समझौता फिर हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ पर क्या सर्वदलीय सम्मेलन, आपका आंसर लगाया। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 को। ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया 1928 ईस्वी को मुंबई में। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ठीक है। ठीक है ना। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। और सर्वदलीय सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये 1932 ईस्वी को हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी को हुआ था। इन्हें चुनौती दी गई थी कि अपना संविधान तैयार कर लो। ठीक है। 1928 को। ठीक है। और पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर ली गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किसमें प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। ठीक है। देखिए अब क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में जो है भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी और महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी वास्तविक परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य संबंध
संबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और दूसरा यह है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बंबई मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, इसमें जो है भारतीयों को सम्मिलित किया गया था 1861 का, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है गवर्नर को यह शक्ति भी दी गई थी अध्यादेश जारी करने की 1861 में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अगस्त घोषणा कब हुई थी? अगस्त घोषणा किसके शासनकाल में, या फिर क्या है अगस्त घोषणा, किससे संबंधित है अगस्त घोषणा? पहले यहां से देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, ठीक है। और अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। और अगस्त घोषणा आपका लॉर्ड मेंटेग्यू हो जाएंगे, और अगस्त प्रस्ताव आपके लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। अब आज ये विस्तृत देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी का चौथा। सी का महात्मा गांधी प्रत्यक्ष, सी का चौथा। देखिए सी का चौथा किसमें है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के बाद ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा 14 अगस्त सन 1946 को कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इस कलकत्ता दंगा, सीधे कार्रवाई की जब बात की गई तो ये मतलब डायरेक्टली एक्शन, जो कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ये कहने पर फिर क्या हुआ, 14 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हो गए, जिस इससे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालित समिति में आमूलचूल परिवर्तन तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्वों को स्वीकार कर उसमें उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन योग्य बनाना भी उसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया और 1774 में इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिल गया? 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंधन 1858 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश राज्य सत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वह उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यह आश्वासन पूरा किया था। रानी विक्टोरिया ने दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उसके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था।
यह बात किसमें की गई? 1858 का जो घोषणा था। अगला प्रश्न है, मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? मुसलमानों के लिए प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक की बात की गई थी। वर्ष 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणालियों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताएं थी, केंद्र में द्वैसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 ईस्वी में।